नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर की एक नई क्लास में। आज 14 जून को मैं आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर के नए दोस्त क्वेश्चन लेकर, जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। दोस्तों, इस जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम तैयार रहता है। तो हमें हमेशा अपने हौसले को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ये खबर कल आई, तब मैंने सोचा कि कल इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको पढ़ाने लगा तो कल एक दूसरी खबर आ गई, वो अगले क्वेश्चन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्त शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ईरान कितने नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण के लिए रूस प्रतिबद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 1, ईरान में कितने नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण के लिए रूस प्रतिबद्ध है? तो रूस ईरान में नए 8 परमाणु संयंत्र बनाने वाला है। नए 8 परमाणु संयंत्र रूस कहाँ पे बनाएगा? ईरान में बनाएगा। और ईरान में बनाना इसलिए खास है क्योंकि ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, यानी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अभी ईरान ने कोई 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किसने की है? रूस ने की है। और इस बात की घोषणा किसने की? तो इस बात की घोषणा ईरान की परमाणु परमाणु एजेंसी परमाणु एजेंसी AEOI के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने इसकी घोषणा की। जो परमाणु एजेंसी के अध्यक्ष है ईरान की, उन्होंने घोषणा की कि रूस की परमाणु एजेंसी कौन सी है? तो रूस की परमाणु एजेंसी रोसाटम ये क्या बनाएगी? इनका निर्माण करेगी। कहां पर? तो कहां पर करेगी? तो ये ईरान में इनका निर्माण करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो है कि ईरान की परमाणु क्षमता को 3 गुना करना। किस लिए? और बिजली उत्पादन को बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि परमाणु संयंत्र यानी परमाणु संयंत्रों में या परमाणु बम में किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है। और यूरेनियम इसके 3 समस्थानिक है। कितने? 3 समस्थानिक है। पहला समस्थानिक 92U234, दूसरा 92U235 और 92U238। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या है? नाभिक। इसमें सबसे ज्यादा नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जाता है। ठीक है। पर ये सबसे कम मात्रा में मिलता है। जो हमारा 235 है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है परमाणु बम में और परमाणु संयंत्र में, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो ये वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये किसके लिए जिम्मेदार है? नाभिकीय विखंडन। यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय
विखंडन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं सूर्य, जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर क्या करता है, कार्य करता है। तो परमाणु भट्टी या परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं भारत में उपस्थित, भारत में जो हमारे उपस्थित क्या है, परमाणु संयंत्र है, तो ये है उनके मोहम्मद इस्लामी, जिन्होंने अभी ये घोषणा की। अगर बात मैं करूं कि भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं, जो प्रमुख भारत के परमाणु संयंत्र हैं, भारत के परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर भारत के परमाणु संयंत्र है। तो भारत के परमाणु संयंत्र दो हैं, कल पक्कम और कुंडलकुलम। ये कहाँ पर है, ये दोनों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये दोनों है। अगर बात करो उससे ऊपर तो आएगा कैगा, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक, उसके बाद काकरा पार, काकरा पार ये हमारा गुजरात में है। तारापुर, तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। फिर नरोरा, नरोरा हमारा यूपी में है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ परमाणु संयंत्र, नरोरा, कुंडलकुलम, कैगा, काकरापार, और एक रहा हमारा रावत भाटा, रावत भाटा ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में उपस्थित है। तो रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में उपस्थित है। अगर मैं बात करूं कि परमाणु भट्टी की खोजकर्ता कौन थे, तो परमाणु भट्टी के खोजकर्ता, ठीक है, और परमाणु बम किसने बनाया की खोज, तो ये ओपनहाइमर ने बनाया, ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की। वहीं एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने क्या किया, इसकी परमाणु भट्टी की खोज की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन रिवीजन वाले। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। यानी जनजातीय मंत्रालय हमारे एकलव्य मॉडल के कितने आवासीय स्कूलों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना करेगा, तो ये क्या कितने में करेगा, 75 स्कूलों में ऐसों में स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस देश के बौद्धिक संपदा अधिकार उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में डाला है, तो भारत किसने, यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने भारत को निगरानी सूची में डाला है। हाल ही में किस बल ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो किसने चढ़ाई की है, आईटीबीपी ने, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। किसकी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कहाँ की बॉर्डर पे रहती है, जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर रहती है। हाल ही में भारत और किस देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग समझौते के नवीनीकरण किया है, मतलब किसने शुद्ध कार्बन को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर, तो डेनमार्क के साथ। डेनमार्क और भारत मिलकर इसके में आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, उसके बाद अगले दिन रात को एक खबर आ गई कि हाल ही में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजराइल द्वारा किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाया था कि रूस 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा ईरान में, तो वो अगले क्वेश्चन में ही क्या हुआ कि परमाणु जो ठिकाने थे ईरान के, उन पर इजराइल ने हमला कर दिया। तो परमाणु और सैन्य, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर क्या किया, इजराइल द्वारा सैन्य अभियान किया गया है। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर किया था, ऐसे ही इजराइल ने क्या किया है, ईरान पर किया है, और उसका नाम दिया है राइजिंग लायन। राइजिंग लायन इसका नाम दिया है। तो किसने किया है,
तो इजराइल की आईडीएफ, वो इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहाँ किया है? तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ठीक है, ठिकानों पर हमला किया है। तो इन पर हमला किया गया है, किसके द्वारा? इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस पर हमला किया गया है। अगर बात करूं मैं ईरान की, तो ईरान की राजधानी तेहरान हो गई। ठीक, और यहाँ के ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है यहाँ पे? तो अली खुमैनी इनके सर्वोच्च नेता है। यहाँ के राष्ट्रपति पेजेस्कियन है। कौन है? मसूद पेजेस्कियन यहाँ के राष्ट्रपति है। पेजेस्कियन यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो मसूद पेजेस्कियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर बम धमाका हुआ और परमाणु ठिकानों को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। तो ये रहा हमारा भारत, और इसके पश्चिम में चलेंगे तो क्या आएगा? इसके पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये है ईरान। ठीक है, ये हो गया हमारा ईरान। ये ईरान का बॉर्डर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ साझा होता है बलूचिस्तान के माध्यम से। यहाँ पर फारस की खाड़ी। ठीक, और ईरान के नीचे ये जो जल संधि है, इसको हम बोलते हैं हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, तो हॉर्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? फारस को खाड़ी को जोड़ती है ओमान की खाड़ी से। ठीक है, तो किसको जोड़ रही है? हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को, इधर वाली ओमान खाड़ी और इधर फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि क्या है? हॉर्मुज जल संधि। जल संधि होती है एक सकरा पानी का रास्ता, मतलब एक पतला पानी का रास्ता जो दो बड़े पानी को जोड़ दे। तो यहाँ पर ओमान की खाड़ी फारस की खाड़ी को जोड़ती है, किसके माध्यम से? हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से। यहीं पर भारत ने एक पोर्ट बनाया है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? चाबाहार पोर्ट। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, भारत द्वारा निर्मित। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित चाबाहार पोर्ट। तो आपसे कभी कोई पूछे कि चाबाहार पोर्ट का निर्माण किसने किया है, तो भारत ने किया है। कहां पर किया है? ईरान में किया है। यहीं पर ईरान में एक स्थान था रामसर स्थान, यहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर स्थान, यहाँ पर रामसर यानी आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन यहीं पर हुआ था। तो ये हो गई सारी ईरान की बातें। अब बात करें अगर इजराइल की, तो इससे भी पश्चिम में चलेंगे तो एक यहाँ पर छोटा सा देश है, नक्शे में दिख भी नहीं रहा होगा, ये है छोटा सा देश, इसका नाम है इजराइल। ठीक है, इजराइल ये कहाँ पर है? इधर हो गया हमारा भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर कौन सा देश है? इजराइल। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी तो तेल अवीव इसकी राजधानी है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू इनके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये हो गई इजराइल की बातें। अगर बात करें हम ईरान की, तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस ईरान की संसद का नाम है। वहीं इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ठीक, तो ये पूरी बात हो गई इजराइल और किसके बाद बीच में? ईरान के। अभी जो इजराइल ने हमला किया है, तो वो कहाँ पर किया है?
तो ईरान के पश्चिमी ओर यहाँ पर, ठीक है, ईरान के पश्चिमी ओर यहाँ पर उसने हमला किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलिए, कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ऑपरेशन किया। हाल ही में भारत का पहला वेब शिखर सम्मेलन संपन्न कहाँ पर हुआ? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट भवन का जो उद्घाटन किया है वो कलकत्ता में किया है। कहाँ पर? कलकत्ता में। हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने ये परीक्षण श्योपुर एमपी में किया है। श्योपुर एमपी में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सदस्य देश बना है? तो ये 123वां सदस्य बना है। आईएसए की स्थापना COP21 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी ने क्या किया है कि ज्ञानेश कुमार ने किस देश के शहर में अपने भारत की चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया है? तो अभी कहाँ पर? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे भारत के चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। क्या किया? हमारे चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो ये स्वीडन की राजधानी है। क्या है? स्टॉकहोम। तो यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। किस पर? तो ये आयोजित इलेक्टोरल इंटीग्रेटेड व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, किस पर था? तो ये सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय इलेक्टोरल पर आधारित सम्मेलन था। ठीक है, इसमें क्या किया? इसमें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ने क्या किया? भारत के चुनाव पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। ठीक है, इन्होंने इसको प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा कि भारत CEC इन्होंने कहा कि भारत 1960 से हर चुनाव में हर चुनावी पार्टी के साथ मतदाता सूची को साझा करता है। ठीक है, तो क्या करता है हमारा चुनाव आयोग? हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को किससे साझा करेगा? हर पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है उससे ये साझा करता है। ठीक है, उससे साझा करेगा कि भाई हमारे यहाँ पर इतने मतदाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोकतंत्र का संस्थागत निर्माण। इस सम्मेलन का उद्देश्य है लोकतंत्र का संस्थागत निर्माण। अगर अब हम बात करें अपने चुनाव आयोग की, भारतीय चुनाव आयोग, तो जो भारत का चुनाव आयोग है इसका संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 200 सॉरी
इसका अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ के आर्टिकल अनुच्छेद 324 में किसका, चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। अगर बात करें चुनाव आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इसके जो सीईसी है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो पहले कौन थे, पहले थे हमारे सुकुमार सेन। ठीक है। और वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में है हमारे ज्ञानेश कुमार हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर बात करें इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है। अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा जब से इनको मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया हो, और 6 साल तक इनका कार्यकाल हो, या इस बीच इनकी उम्र 65 को पार कर जाए। मान लो अगर ये 60 वर्ष की उम्र में इनको नियुक्त किया गया, तो ये सिर्फ 5 साल ही रह सकते हैं। अगर इन्हें 6 साल का कार्यकाल पूरा करना है, तो इनके पास 6 साल का कार्यकाल होना भी चाहिए, यानी इनकी उम्र कितनी, लगभग 59 साल से कम होनी चाहिए। अगर 59 साल की उम्र है तो 6 साल कर सकते हैं, क्योंकि 65 वर्ष की आयु होती इनको हटाना होगा। या अगर 55 साल की में बन जाते हैं तो 61 साल तक ही रहेंगे, यानी मैक्सिमम 6 साल रह सकते हैं, और उम्र 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चुनाव आयोग के बारे में पूरा विवरण। अब बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन, ये हमारा रहा स्वीडन। कहां पर है ये, नॉर्डिक देश स्वीडन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से नॉर्डिक देश हैं। ठीक, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटिव लैंड का लॉन्च किया है? तो किस शहर ने क्रिएटिव लैंड लॉन्च की है? तो ये हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने की है। किसने? आंध्र ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? तो ये अपना टैरिफ खेल रहे हैं, तो फिल्मों पर इन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की? जो हमारे सीबीआई निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति की समिति की बैठक की, तो ये कहाँ की? दिल्ली में की है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया गया? तो पिछले 2 संस्करण हमारे यहीं आयोजित किए गए हैं, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हाल ही में रैंक जारी हुई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो जो इसमें भारत का स्थान रहा है वो भारत का 131वां स्थान रहा है, यानी भारत एक से आगे 130 देश है। और ये रैंक किसमें से है? तो कुल 148 देशों में से भारत की रैंक कितनी है? 131 है। इसको जारी करता कौन है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 को जारी करने वाली संस्था, जारी करता, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम।
संस्था जिसने इसको जारी किया है। वो कहा है कि भारत 131वें स्थान पर रहा है, 148। भारत पिछले साल की तुलना में, भारत पिछले साल यानी 2024 की तुलना में कितने, दो पायदान नीचे खिसक गया है। यानी पहले इसकी रैंक कितनी थी, 2024 में भारत की रैंक 2024 में भारत की रैंक थी कितनी थी, तो वो थी 129 थी। अभी कितनी हो गई बढ़कर 131, यानी भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। अगर बात करूं मैं टॉप 5 देशों की, तो इसमें टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर इसमें रहा है आइसलैंड सबसे ऊपर रहा है, तो आइसलैंड सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और फिर फिनलैंड, नहीं पहले फिनलैंड और फिर नॉर्वे, फिनलैंड और फिर नॉर्वे, ठीक है। फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, और फिर न्यूजीलैंड। उसके बाद 5वें स्थान पर कौन सा रहा है, तो न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन सब की राजधानियों की, तो रिकेविक आइसलैंड की राजधानी है। रिकेविक किसकी राजधानी है, तो आइसलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। यूके की राजधानी लंदन है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो ये टॉप 5 देश जो इसमें टॉप पर रहे। अब मैं बात करूं भारत के कुछ पड़ोसी देशों की, तो जैसे नेपाल, भारत का जो पड़ोसी है नेपाल, बांग्लादेश 24वें स्थान पर, नेपाल 125वें स्थान पर रहा। तो पता नहीं बांग्लादेश कैसे 24वें स्थान पर रख देते हैं लोग। श्रीलंका 130 पर, श्रीलंका 130। और पाकिस्तान ये क्या है, अपने पापा से पीछे रहता है, तो ये पाकिस्तान भारत से पीछे है 148वें स्थान पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस ग्लोबल जेंडर गैप के आधार कौन कौन से हैं, यानी किन आधारों पर ये देखा जाता है कि किस देश की स्थिति कैसी है, तो इसके 4 आधार हैं, ठीक है। इसके 4 आधार हैं। तो इसमें आधार क्या है, सबसे पहले आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर। तो ये इसके पहले, और दूसरा शिक्षा, तीसरा इसका आधार है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा कैसी है। और चौथा इसका आधार है राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक सशक्तिकरण इसका एक चौथा आधार है। तो इन 4 आधारों को कंसीडर करके ये निकाला जाता है किस देश की क्या स्थिति है। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में कुछ रैंक की, चलो अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूं अगर कि अभी हाल ही में भारत की रैंकों का क्या हाल रहा, तो भारत की अगर रैंकों की बात करूं तो खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है, ठीक है। 118वां भारत का स्थान है, क्या है, 118वां भारत का स्थान है। अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था में भारत 4th है। और फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। तो फायर पावर इंडेक्स में और अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान 4था है। अगर बात करूं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 151 है, जो पिछली बार 159 थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां है,
यानी जलवायु के जोखिम परिवर्तन में हमारा स्थान 10वां है। ठीक, HDI में 130वें स्थान पर है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है, 130वें स्थान पर हम इसमें। और वैश्विक आतंकवाद से पीड़ित जो देश है, तो वैश्विक आतंकवाद में हम 14वें देश हैं, 14 नंबर पर आते हैं वैश्विक आतंकवाद में, यानी 13 देश उससे और ज्यादा है जो इससे अधिक पीड़ित है। अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है, तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है। सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है, तो अगर बात करूं सिपरी की सैन्य खर्च में, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का स्थान 5वां है। कौन सा है? 5वां। और इसी के अनुसार हथियार आयात में भारत का स्थान दूसरा है। क्या है? दूसरा। नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर हमारा यूक्रेन है। ठीक है, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है, तो अभी यूक्रेन नंबर 1 पर बना हुआ है। तो ये थी हमारी कुछ। अगर एक रैंक और रहेगी दूध उत्पादन की रिपोर्ट भी आई थी, तो उसमें भारत नंबर 1 है। विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 भारत है। तो ये हमारी कुछ रिपोर्ट हो गई, जिसमें खुशहाली में 118, अर्थव्यवस्था में 4, फायर पावर में 4, प्रेस स्वतंत्रता में 151, जलवायु परिवर्तन में 10, HDI में 130, वैश्विक आतंकवाद में 14, भ्रष्टाचार में 96 और सिपरी की सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर है। सिपरी द्वारा निकाली गई रिपोर्ट में हथियार जो मंगाने में दूसरा स्थान है, पहला नंबर यूक्रेन का है, और दूध उत्पादन करने में भारत पहले स्थान पर है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो अभी हमारे यहाँ पर हरियाणा ने ऐसा किया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर को नष्ट किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। मई 2025 में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो ये 234 जिलों में आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में MP ने, मध्य प्रदेश ने भी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई 6,405 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना किन किन राज्यों में लागू होगी? तो हाल ही में कैबिनेट की कमेटी ने किस पर? झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के बीच एक रेलवे लाइन जो झारखंड, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश को जोड़ती है, उसका नाम है बिल्लारी चिकजा जाजपुर। इसका क्या करा है कि डबल लाइन होगी, ये डबल लाइन की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कितने का बजट दिया है? तो 64,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 64,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है कि इतनी लागत के द्वारा इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। और ये जो कार्य किया जाएगा, ये PM गति शक्ति के माध्यम से किया जाएगा। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, इसका क्या किया जाएगा? इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। अगर बात करूं PM गति शक्ति यानी भारत में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को आगे बढ़ाना। इसके लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2021 को एक कार्यक्रम चलाया, जिसको हम PM गति शक्ति के नाम से जानते हैं, यानी देश की गति को बढ़ावा देने वाली एक योजना है PM गति शक्ति। अगर बात मैं रेलवे की करूं, तो रेलवे में भारत में कितने जोन है? तो भारत में इसके 18 जोन है। ठीक है, 18 जोन भारत में इसके अभी उपस्थित है। हाल ही में आर्च ब्रिज कौन सी नदी पर बना? रेलवे आर्च ब्रिज
कौन सी नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा? तो ये चेनाब नदी पर बना। ठीक है, चेनाब नदी पर अभी आर्च भी बनाया गया। अगर बात करूं भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हुबली कर्नाटक का सिद्धारूढ़ा क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर एक पीएम मोदी ने लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दाहोद कहाँ पर है? गुजरात में। दाहोद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। तो दाहोद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और 100 रेलवे को 100% इलेक्ट्रिक करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो अभी 24वां राज्य बना है। कौन? गुजरात ने अपने यहाँ की लाइनों को क्या कर दिया है? अभी क्या कर दिया है? तो इलेक्ट्रिक यानी बिजली से जोड़ दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे रेलवे के बारे में हो गए। आगे देखते हैं। तो ये हमारी योजना जो किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। कोडरम बरकाना डबलिंग 133 किलोमीटर की, और बल्लारी चिक्कजूर डबलिंग 185 किलोमीटर की। ठीक है, तो इनका अभी उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहले ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में कहाँ पर पहले दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 193 देशों में किस स्थान पर रहा? तो अभी मैंने आपको रैंक लिखवाई, 130वें स्थान पर भारत रहा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस स्थान पर रहा? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर। हाल ही में भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अंगोला को कितने मिलियन डॉलर की ऋण सहायता दी है? तो 200 मिलियन क्या डॉलर की क्या दी है? सहायता भारत ने दी है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी रेजिमेंट के सैनिक मुख्य रूप से मंगोलिया में खान केसट 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? यानी